बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत से फैक्टर्स लगते हैं, बहुत से एफर्ट्स लगते हैं। एक चीज जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते वो है जी स्टैंडर्ड में थे जब आपने सबसे पहले अपनी TEDx दी। यस, मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जामिनेशन था, उसके ठीक बीच में मेरा इवेंट शेड्यूल था। जितना भी अंधेरे वाला एक सुरंग क्यों ना हो जिसमें आप कैद हैं, जो कि जितनी भी लंबी क्यों ना लगे, जितनी भी डरावनी क्यों ना लगे, अगर आप एक बार अपना सर उठा के देखेंगे ना तो वो एक रोशनी आपको दिखेगी जरूर। हेलो दोस्तों, तो जो आज हमारे पास स्पेशली जो गेस्ट आए हुए हैं ना, एज ए मेंटर, एज ए स्पीकर, एज ए गेस्ट ओनर, उनकी तारीफ कुछ ऐसी काबिलियत वाली है जिन्होंने आज तक 6 TEDx, 3 जोश टॉक प्लस 3 नोवेल और 2 बुक्स, मतलब उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया केवल मात्र 19 साल की उम्र में। तो आइए जोर से उनका स्वागत करेंगे, बहुत ही प्यारे इंसान का, यश तिवारी जी का। तो यश जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है आज TVT प्लेटफॉर्म पे आते हुए और आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए। एंड डेफिनेटली जब भी ऐसी कन्वर्सेशन से जुड़ने का मौका मिलता है जहाँ पे हम लोग ग्लोबल ऑडियंसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो सच में बहुत ही खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी है कि आपने इतनी कम उम्र में जो अचीवमेंट हासिल की है ना, मतलब बस की तो सबके है लेकिन बहुत ही कम लोगों के मतलब मानते हैं ना कि एक जुनून होता है जिस उम्र में किसी लोगों को प्लेइंग का जुनून है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का, हर किसी के अलग अलग पैशन है। बट आप समझ रहे हो, 6 TEDx, 3 जोश टॉक प्लस आपने 3 नोवेल मार्केट में लॉन्च कर दिए, 2 बुक्स हैं आपकी, प्लस एक अभी आपने वेब सीरीज पे भी अभी फिल्म आई है मेरी, आपकी फिल्म। थोड़ा सा एक बार बताएंगे हमारे गेस्ट को? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये जो आपने नॉवेल्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, अभी इन्हीं के साथ साथ मैंने एक मूवी पे भी काम किया है हाल ही में, जिसका नाम है द 3 Hues, और ये युवाओं के बारे में एक कहानी है, साथ ही साथ में युवाओं को ही फीचर करते हुए एक कहानी है। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ यंगस्टर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आज के समय में एक युवा होने का ही मतलब क्या है, उसके पैमाने क्या होते हैं। और मेरी इस मूवी की जो राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्टिंग, मेजॉरिटी ऑफ सिनेमेटोग्राफी और साथ ही में इसमें जो लीड एक्टिंग भी है ऑफ वन ऑफ द रोल्स, वो मैंने व्यक्तिगत रूप से ही की है। प्लस इसकी जो बाकी का प्रोडक्शन है वो मैंने अपने होम टाउन कानपुर में ही कंप्लीट किया है एज एन इंडी प्रोजेक्ट। और साथ ही में कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जैसे कि सैंटरडेव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और साथ ही में हमारा जो कारवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे भी इस फिल्म को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो बहुत ही खुशी भी होती है इस बात की कि एक जो यूथ सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि आज के हम देखते हैं सिनेमैटिक स्कोप में उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, बट ये जो युवाओं को लेकर कहानी मैंने क्रिएट की है, इसको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, ऑडियंसेस आर लविंग इट एज वेल, तो ये जान के बहुत खुशी होती है। आपकी 6 टॉक्स TEDx की हैं, 3 जोश टॉक की, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? पहला एक्सपीरियंस दरअसल मेरा ऐसा था कि अपनी पहली किताब मैंने 16 साल की उम्र में लिखी थी, एंड देन उसके जस्ट बाद मुझे बुलाया गया था अपनी पहली TED टॉक के लिए। आई थिंक 16-17 साल का ही था तब। एंड अराउंड दैट टाइम मैं अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, हमारे भारत में तो बोर्ड्स की ऐसी एक कह सकते हैं डिफ़िकल्ट फेज़ होती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, कि एवरीबडी थिंक्स कि अगर आप बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी और चीज़ के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। बट मैंने ये सोच लिया था कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, अगर अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल है और पैशन है मोर इम्पोर्टेंटली, देन आई वांट टू फॉलो इट, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन एज वेल। और बस उसी दौरान अपनी पहली किताब पे काम किया। जब उस किताब को बहुत ज़्यादा विश्व लेवल पे ख्याति मिली, अवार्ड्स मिले, अप्रिसिएशन मिले, विच आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल फॉर, उसी के बाद मुझे अपनी पहली TED टॉक के लिए बुलाया गया। अच्छा, अब जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा था कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, 16-17 साल का मैं उस स्टेज पे TEDx HPTU के प्लेटफॉर्म में, और मेरे साथ के जितने भी स्पीकर्स थे वो 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के रिनोन्ड पॉलिटिशियंस, आर्मी वेटरन्स, एक्टर्स, ग्लोबल वर्ल्ड चेंज मेकर्स एंड व्हाट नॉट। एंड मैं उनको देख रहा था, आई वॉज जेन्युइनली फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट ऑल। बट जैसे कई बार कहा जाता है ना कि क्या नर्वसनेस फील हो रही थी या क्या एंजाइटी फील हो रही थी, ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, इवन नॉट फॉर अ सेकेंड, बिकॉज मेरा फोकस इस बात पे नहीं था कि वो बाकी के स्पीकर्स कौन है या क्या कैसा। मेरा फोकस इस बात पे था कि इन दिस मोमेंट द कैमरा इज फोकस्ड ऑन मी। ये जो कैमरा है, जैसे कि हमारी पॉडकास्ट में,
वो मुझ पर फोकस्ड है। एंड एवरी वर्ड विच आई विल बी स्पीकिंग, हर एक शब्द जो मैं बोलूंगा वो दुनिया भर में मिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करेगा। इट विल बी इंस्पायरिंग देम। तो बस उसी चीज पे जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस रियलाइजेशन ने उस दिन ही मेरे लिए ये डिसाइड कर दिया इन माई माइंड, इन माई हार्ट, कि दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर। पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, यही आगे लेकर मुझको चलना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। एंड दिस इज व्हाट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू इनोवेट एज वेल। तो जब आपने 2018 में, मतलब 16 साल की उम्र थी आपकी उस टाइम, ए सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन जी लिखा, तो इस बुक को लिखने के पीछे की प्रेरणा क्या थी? पहली प्रेरणा तो ये थी कि मुझे एक किताब लिखनी है। मतलब हाँ, बस कि एक किताब लिखनी है। दैट वॉज द वेरी ब्लंट इंस्पिरेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई नो इसके बारे में एक बहुत फिलोसॉफिकल आंसर भी मैं दे सकता हूँ, बट रियलिटी ये है कि सच में मुझे सिर्फ एक किताब लिखने का मन था, कुछ क्रिएटिव करने का मन था। जब वो डिसीजन मैंने पक्का कर लिया अपने मन में कि हाँ अब एक किताब पे काम करना है, दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब जो भी लिखूंगा, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, उनका अर्थ बहुत ही वैल्यूएबल होना चाहिए। उनमें एक पर्पस होने की जरूरत है, एक रीजन होने की जरूरत है, कुछ ऐसा होने की जरूरत है जिसकी मदद से मैं ग्लोबल ऑडियंसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकूं, एक सकारात्मक इम्पैक्ट बना सकूं, और साथ ही साथ में कई सारे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में दुनिया वालों को जानने की जरूरत है बट दे आर नॉट अवेयर, मैं उन टॉपिक्स को इल्यूमिनेट करना चाहता हूँ विद अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। और इसी के साथ जब इस किताब पे भी मैंने फोकस किया, इट वाज अबाउट दिस यंग गर्ल एंड हर फैमिली एंड हाउ शी वाज स्ट्रगलिंग थ्रू अ लॉट। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे कह सकते हैं रिव्यूज़ एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ग्लोबल ऑडियंसेस मिले। एंड विद द सेम इंस्पिरेशन ओनली जब मैं अपनी दूसरी किताब पे भी काम कर रहा था, विच वॉज पैंडेमिक 2020 राइफ ऑफ द वायरस, जैसे आपको पता होगा। अब ये जो किताब थी ये विश्व की पहली फिक्शन नॉवल थी ऑन द कोरोना वायरस आउटब्रेक, और इसके लिए कई सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी मैंने सेट किए हैं, द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। बात में ये बताना चाह रहा था कि जब हम लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं, अब सेकेंड टाइम अराउंड फिर से यही बात थी कि मुझको पैंडेमिक के ऊपर एक किताब लिखनी है, बिकॉज दिस सीम्स टू बी अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक राइट नाउ। बट नॉट जस्ट एनी बुक, इट हैज टू बी अ बुक जो कि एक सकारात्मक राह, एक पॉजिटिव डायरेक्शन इवन इन दिस ट्रबलिंग टाइम ऑफ कोविड-19 दिखा सके। और कहीं ना कहीं उसी एक इंक्लिनेशन के साथ आई स्टार्टेड टू राइट अ स्टोरी जो कि हमारे कोरोना वायरस के जो योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो सफरर्स रहे हैं, मेडिकल वर्कर्स, स्ट्रैंडेड ट्रैवलर्स, पुअर पीपल, इवन मीडिया पर्सनल जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेरियस कंट्रीज, उन पे आधारित करके मैंने एक कहानी लिखी। इस पूरी जर्नी को बताने का इस सिंगल आंसर में मेरा पर्पस ये था कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ, अगर मैं अपने व्यक्तिगत व्यूज बताऊं, तो ऑफ कोर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट वो शुरू इसी बात के साथ होता है कि कुछ करना है, एक मूवी बनानी है, एक किताब लिखनी है। जो एक्चुअल टॉपिक होते हैं, जो एक्चुअल कंटेंट होता है, वो इन द लॉन्गर रन ही एक इंसान को समझ में आता है कि ओके व्हाट शुड इट बी अबाउट। अब आप कुछ करने के लिए भी एक किताब लिख सकते हैं या आप जेन्युइनली पॉजिटिवली इंपैक्ट करने के लिए भी किताब लिख सकते हैं। सो द सेकंड ऑप्शन इज व्हाट आई ऑलवेज गो फॉर, टू एक्चुअली क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट थ्रू माय प्रोजेक्ट्स, एंड वही एक इंस्पिरेशन भी बन जाती है। आप 4 साल से लिखने और पब्लिक स्पीकिंग के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो काम किया है, कैसे आपने पहले अपना टेडेक्स टॉक या पहली किताब लिखने के बाद अपने कैरियर को मतलब एक नई हौसलों तक पहुंचाया, एक बुलंदी तक पहुंचाया, कहते हैं ना, तो वो कैसे किया आपने? वेल चैलेंज में इसको नहीं कहूँगा, बट एक जो बात मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिली, वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसका ऑपोजिट साइड तो हम लोग हमेशा जानते ही हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर हम लोग किसी 70-80 ईयर्स ओल्ड पर्सन को कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए देखते हैं, बहुत सी उंगलियां खड़ी हो जाती हैं कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब आप क्या करोगे, अब तो अब तो बुढ़ापे का समय, जैसे कि कहा जाता है। मुझे एक यंग एज में इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए ये जानने को मिला कि इवन यंगस्टर्स को भी उस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ डील करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में आपको लोग मिलते हैं जो कि ये कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र इतनी कम है, क्या ही करोगे, क्या ही बोल पाओगे इस टॉपिक के ऊपर, या फिर क्या ही लिख पाओगे किसी कंटेंट के ऊपर। मुझे एक इनिशियल फेज का, बहुत ही इनिशियल फेज का एक सेशन हमेशा याद रहता है। तो आई वॉज इन्वाइटेड फॉर दिस वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ अ थिंग एज द स्पीकर, जहाँ पे ऑडियंस में जो लोग थे
वो मुझसे करीब 30-40 साल बड़े थे आराम से. एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द स्टेज, ऑफ कोर्स लुकिंग फार यंगर देन आई एम राइट नाउ, एवरीबडी वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट मी. मैं उनकी आंखों में देख पा रहा था कि वो सोच रहे हैं कि ये बच्चा हमको क्या बताएगा. बट इट वॉज जस्ट इन दैट इनिशियल मोमेंट. या तो उस मोमेंट में ये सोच सकता था कि अच्छा ठीक है, लोग जज कर रहे हैं, भाग लूं क्या स्टेज से, या फिर मैं ये सोच सकता था करने दो जज, मेरा तो काम यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट करने का है ना. दैट इज व्हाट आई विल डू थ्रू माय वर्ड्स. सो आई स्टूड देयर, आई डिलीवर्ड द एंटायर वर्कशॉप व्हिच वाज लाइक आवर और सो लॉन्ग. एंड आप विश्वास करिए, जैसे ही वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई, द इंटायर ऑडियंस जो कि उसके पहले जजमेंटल आइज के साथ वहां बैठी थी, वही लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशंस एंड अपलॉड्स दे रहे हैं एंड रीचिंग आउट फॉर ऑटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स. अब ये कहानी बताने का मेरा पर्पस ये था कि जब हम लोग बात करते, जैसे कि आपने कहा कि बुलंदियों तक ले जाने की जर्नी कैसी थी एट दैट यंग एज इन द इनिशियल फेज, वहां पे ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझको बहुत अच्छे से रियलाइज हुई कि बुलंदियों तक ले जाने के लिए बहुत से फैक्टर्स लगते हैं, बहुत से एफर्ट्स लगते हैं. एक चीज जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते वो है सेल्फ फोकस एंड सेल्फ अप्रिसिएशन. अगर मैं यहाँ पे आपके साथ इस कन्वर्सेशन में हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट मैं खुद को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मेरे आंसर्स बहुत अच्छे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, तभी आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल्स को सच में उन बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन दैट जर्नी. तो जैसे आपका होम टाउन है कानपुर जी, सो आपने अपना बचपन वहीं पे बताया, मतलब स्पेंड किया है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह वहीं पे ही हैं. तब आपको कब पता लगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग में आने के लिए, या आपको एक इंटरेस्ट आ गया है एज ए मतलब पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टेज पे जाने के लिए आप तैयार हैं, आपको ये कब पता चला, किस उम्र में आपको एहसास होना स्टार्ट हुआ कि यार ये चीजें अब करनी है? ये तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ मेरा जो इंक्लिनेशन है वो बचपन से है. मतलब मैं एज यंग एज आई कैन से हमेशा से ही है. स्कूल में तो डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, एंकरिंग के लिए लड़ जाते थे कि मुझे ही करना है. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 12th स्टैंडर्ड में व्हेन आई वाज इनवाइटेड फॉर माय फर्स्ट टेड टॉक, उस ग्लोबल लेवल के प्लेटफॉर्म पे होते हुए और ये जानते हुए, 12th स्टैंडर्ड में थे जब आपने सबसे पहले अपनी टेडएक्स दी? यस, मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जामिनेशन था, उसके ठीक बीच में मेरा इवेंट शेड्यूल था. और ये मतलब आप मतलब एज ए 12th, मतलब आपके एग्जाम के बीच और 12th स्टैंडर्ड में और टेडएक्स प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो. एग्जैक्टली काफी इंस्पायर करता है लोगों को. बहुत, मेरे लिए भी पर्सनली एक फन फैक्ट ये है जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी तब भी मैं बेसिकली 12th मेरी शुरू ही हुई थी. तो चीज ये हो रही थी कि जहाँ पे मेरे क्लासमेट्स स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड करते थे, मैं दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके सेशन देना शुरू कर चुका था. तो इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट वे एंड मेरी ऑडियंसेस भी जनरली मुझसे हमेशा उम्र में काफ़ी बड़ी ही रही हैं. बट देन अगेन, लाइक आई सेड अर्लियर, आई डोंट कंसिडर दैट टू बी एन ऑब्स्ट्रक्शन एज सच, क्योंकि एक इंसान का जो पोटेंशियल होता है और जो कह सकते हैं मोटिवेशन होता है, वो उसके एज से आप कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो मेरा आउटलुक हमेशा इस बात पे यही रहता है. तो वैसे आपके शौक क्या क्या है? पब्लिक स्पीकिंग डेफिनेटली, स्टोरी टेलिंग एज अ होल मैं कहूँगा, बिकॉज स्टोरी टेलिंग बहुत मीडियम से होती है. आप उसको पब्लिक स्पीकिंग में भी ले सकते हैं, एक्टिंग में भी ले सकते हैं, विच आई एम फाइंडिंग मोर एंड मोर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स. ऑफकोर्स नॉवल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, मेंटरशिप में भी. अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग के बियॉन्ड आपको बताऊँ तो मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है. अपेरेंटली आई डोंट डू दैट ऑफन, या आई डोंट डू दैट ऑफन, बट ये है कि कभी कभार, स्पेशली पैंडेमिक के समय, ये मतलब जानने को मिला. स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? बेकिंग, I am into baking. Like I can bake the best brownies that you can ever have. Perfect. ये मैं next time लेकर आता हूँ. But yeah, then again, that is one thing जो कि थोड़ा मुझे meditative लगती है. I love to work out. I don't consider that as a hobby, but I do consider that as something जो कि मुझको mentally relax करता है on every single day. Then apart from that, as much as I love to tell stories, मुझे movies देखना, shows देखना, especially diverse frames of contents देखना भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है. हालांकि ये ज़रूर है कि अब कोई भी मूवी देखता हूँ तो एक बहुत ही एनालिटिकल नज़र से ही देखता रहता हूँ उसको, इवन इफ इट इज़ अ कॉमेडी मूवी. सो या दैट इज़ हाउ इट इज़, बट डेफिनेटली ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ स्टोरी इन ऑल दैट आई डू. सो जैसे आपके लिए शिक्षा और अनुभव दोनों अलग अलग महत्व रखते हैं, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपकी एजुकेशन अलग है,
तो कैसे आप दोनों में अपने जीवन में एक साथ लाए हैं, मतलब आपके एजुकेशन के टाइम पे ही आपका एक प्रोफेशनल कैरियर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इन दोनों को कैसे सेट किया? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इसलिए कहना चाहूँगा बिकॉज अब आप इस बात को देखिए, 12th स्टैंडर्ड तक मैंने साइंस की पढ़ाई की है, बायोलॉजी के साथ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि एटलीस्ट मैं एक बार तो नीट का पेपर दूं, जो कि मैंने क्लियरली कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये साइंस की पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझको साइंस में काम करना है। आई एम डूइंग इट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिकॉज मुझे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता है। After that, I pursued mass communication during the graduation years. But the point is, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आप जब एजुकेशन की बात करते हैं, इन जनरली जो हमारी अकेडमिक एजुकेशन होती है, of course, some people think of it as the building blocks for the careers, but मेरे लिए it is more about the knowledge. Because बात यह है कि अभी भी कहानियां लिखते समय, जैसे कि अगर मैं पैंडेमिक 2020 लिख रहा हूँ, तो मैंने जो 12th स्टैंडर्ड में बायो में पढ़ाई करी थी, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज में कर पाया। या मास कम्युनिकेशन में अगर मैंने कुछ पढ़ाई की है तो वो मेरे पब्लिक स्पीकिंग में ऑटोमेटिकली काम आती है। डजंट मीन कि मुझे वो बायो की ही डिग्री परस्यू करना जरूरी है इंटेंशनली, राइट? तो मेरे हिसाब से एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस में अंतर होता है, बट देयर इज अ वेरी important link between the two as well when you try to find an experience in your academics. आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं या कोई डिग्री कर रहे होते हैं सिर्फ उस डिग्री में ही एक करियर बनाने के लिए नहीं, रादर आउट ऑफ एक्चुअल क्यूरियोसिटी कि क्या कुछ सीख सकते हैं इस कंटेंट से। सो दैट इज समथिंग विच आई ट्राई टू थिंक अबाउट। और मैं यंगस्टर्स को भी हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको लेट्स से अपना बिजनेस भी करना है, ये मत करो कि 11th क्लास में ही स्कूल छोड़ के बिल्कुल बिजनेस शुरू कर दिया। पढ़ाई कंप्लीट करो अपनी, डिग्रीज शुड बी देयर। आप बड़े से बड़े ऑथर्स को देखिए, चेतन भगत हो गए, दुर्जोय दत्ता हो गए, ये लोग तो इंजीनियर्स रह चुके हैं। दे हैव इवन वर्कड एज इंजीनियर्स व्हाइल दे स्टार्टेड टू वर्क ऑन देयर नॉवेल्स। तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू चूज दिस और दैट। आप अपने एकेडमिक्स को परस्यू करते हुए भी अपने क्रिएटिव पैशंस पे काम कर सकते हैं, एंड कई बार इवन अपने एकेडमिक एंडेवर्स से तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को आगे बढ़ाने के लिए। आपको कौन सा एक ऐसा अनमोल विचार है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में? ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। कोई कोट तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो कि मैं अपनी किताबों में हमेशा लिखता हूँ, और वो ये चीज़ है कि नो मैटर हाउ डार्क द टनल माइट बी, देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राइट एंड टू इट। ये बहुत ही पुरानी कहावत है, कहावत नहीं है, बट इस बात को प्रीच किया जाता है कि जितना भी अंधेरे वाला एक सुरंग क्यों ना हो जिसमें आप कैद हैं, जो कि जितनी भी लंबी क्यों ना लगे, जितनी भी डरावनी क्यों ना लगे, अगर आप एक बार अपना सर उठा के देखेंगे ना, तो वो एक रोशनी आपको दिखेगी ज़रूर। वो दूर हो सकती है, शायद आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगे वहाँ तक पहुँचने में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोशनी वहाँ पर है नहीं आपके आगे, आपके ठीक सामने। कई बार ज़रूरत होती है उस अंधेरे को ना देखने की जो कि आपके अराउंड है, बल्कि देखने की उस रोशनी को जो कि आपके ठीक सामने है, डिस्टेंस पे है, रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, बट वहां तक पहुंचा जा सकता है। जरूरत होती है अपना सर उठा के हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सेइंग्स व्हिच आई ऑलवेज ट्राई टू मेंशन इन माय सेशंस एंड speakings and creative projects as well, because one has to remember कि no matter how dark the tunnel might be, bright end होता जरूर है उसका। आपका मानना है कि मोटिवेशन और सक्सेस के रास्ते में एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, एब्सोल्युटली। मेरा पर्सनली एटलीस्ट ये मानना ज़रूर है। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ के हर इंसान के अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं, राइट? हर कोई ये नहीं कह सकता कि हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम जाना ही है, या हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ योगा ही है। इट कुड बी अ ब्लेंड ऑफ द टू, इट कुड बी आइदर ऑफ द टू। पर्सनली मेरे हिसाब से जो बात मैं प्रीच भी करने का ट्राई करता हूँ वो ये है कि आपका जो इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट करता है। अब इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लोग जनरली कहते हैं कि उनको डर लगता है, उनको एंजाइटी फील होती है। एंजाइटी क्या है? लेट्स थिंक अबाउट दैट। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बायो का स्टूडेंट, तो अब चलिए हम लोग उस पे भी आ जाते हैं। एंजाइटी के समय बेसिकली होता क्या है, जैसे पैनिक अटैक्स का आपने सुना होगा कि लोगों को पैनिक अटैक आ रहा है, उनकी सांस रुक रही है। वो होता इस कारण से है कि जब भी आप एक
कह सकते हैं डरावनी सिचुएशन होते हैं, जो आपको डरावनी लग रही है, बाकी सबके लिए नॉर्मल हो, आपकी बॉडी में एक फ्लूइड का फ्लो शुरू होता है जिसको एड्रेनलिन कहा जाता है। एड्रेनलिन जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी माना जाता है। अब जैसे ही वो फ्लूइड आपकी बॉडी में फ्लो होता है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत रुकने लगता है। जो लोग कहते हैं ना पैनिक अटैक में कि सांस नहीं आ रही है, बिल्कुल चोकिंग सा फील हो रहा है, वो इस कारण से होता है बिकॉज दैट फ्लूइड इज फ्लोइंग, आपके ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, तो जो आपका ब्रेन है वहां पे सिग्नल्स प्रॉपर्ली पहुंच नहीं रहे, कंफ्यूजन अंदर इकट्ठा होने लगा एंड वो सब बर्स्ट आउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ पैनिक। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें या मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का? ब्रीथ। जैसे ही आपको अगर 1 सेकंड को भी घबराहट की फीलिंग हो रही है, आप 5 बार गहरी सांसें ले लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उस मोमेंट में ही जब वो पैनिक अटैक बिल्कुल शुरू हो रहा है, अगर आपने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली और एक बहुत ही नेचुरल मैनर में यू विल फील रिलैक्स्ड इंटरनली, बिकॉज द मोमेंट दैट ब्लड सर्कुलेशन इज नॉर्मलाइज्ड इंटरनली, ब्रेन में सिग्नल्स प्रॉपर्ली जाने लगेंगे, पैनिक आपका कम हो जाएगा। तो अभी जो पैनिक अटैक्स, एंजाइटीज, नर्वसनेस, डिप्रेशन इतने ज्यादा फील हो रहे हैं, डिप्रेशन इज अ होल डिफरेंट थिंग, वो तो एक लंबे पीरियड वाली चीज होगी, बट एक जो इंस्टेंट वाले पैनिक अटैक की चीज होती है, वहां पे जरूरत होती है अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी थोड़ा समझने की। हेल्थ से मैं इस बात को इसलिए रिलेट करना चाहूंगा क्योंकि जब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे, जब तक आप अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपका जो इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज रहेगा। शायद आपका ब्रेन बिल्कुल हेल्दी हो। आज की जनरेशन में जो हमारा यूथ है, जो कम उम्र वाले बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक बार सजेस्ट करेंगे कि उन्हें किस टाइप की बुकें पढ़नी चाहिए, किस टाइप के उन्हें नॉवेल्स देखने चाहिए, किस टाइप की उन्हें मतलब मोटिवेशनल कोट्स वगैरह ये चीजें देखनी चाहिए, तो थोड़ा सजेशन एक बार उनके लिए। देखिए, इस बात को लेकर मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपको सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, जो नहीं मोटिवेशनल किताबें रहती हैं कोट वाली, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको जिंदगी के आध्यात्मिक लेसन मिल रहे हैं। मैं कहूंगा वो पढ़िए आप, वो बिल्कुल पढ़िए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप वेब सीरीज देख रहे हैं या जो आप मूवीज देख रहे हैं, भले वो एक्शन मूवीज ही क्यों ना हो, उनमें कुछ इंस्पिरेशन नहीं है। ये फैक्ट मानना ही पड़ेगा कि इवन एक एक्शन मूवी देखते हुए भी अगर आपका एक ऐसा देखने का तरीका है कि मुझे कुछ इससे सीखना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक एक्शन मूवी में भी जिंदगी के लेसन्स मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर कोई एक बहुत ही एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी देख रहा हूं, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं सिर्फ उस मूवी की मारधाड़ी देख रहा हूं। मैं उसके कैमरा एंगल्स को भी पढ़ रहा हूं, मैं उसके किरदारों को भी अच्छे से समझ रहा हूं कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों वो ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों वो ये अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों वो ये मारधाड़ कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैं साथ ही साथ में उस जगह को भी ऑब्जर्व कर रहा हूं जहां पे वो मूवी की शूटिंग हुई है। कहने का मतलब ये है कि अब आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ उसके एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी, या आप उसको देख सकते हो उसके हर एक पार्ट को एनालाइज करने के लिए और कुछ उससे सीखने के लिए। आज की हमारी ये जो कन्वर्सेशन हुई, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पे बात की, शायद एक यंगस्टर के लिए जो कि देख रहा है, 10 में से 8 क्वेश्चंस रेलेवेंट हो, 2 क्वेश्चंस उसके लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, बट वो जो 8 क्वेश्चंस रेलेवेंट है, क्या आपने सच में उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बाकी के 2 क्वेश्चंस पे था? दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम लोग ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ इस प्रकार की बुक्स पढ़ेंगे तभी मोटिवेटेड फील करेंगे, सिर्फ इस प्रकार की मूवीज देखेंगे तभी इंस्पायर्ड फील करेंगे। हर मूवी, हर बुक, हर टीवी शो, हर टॉक, हर कंटेंट में मोटिवेशन ढूंढी जा सकती है। बस आपका देखने का वो नजरिया होना चाहिए कि मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूँ, मेरा जेन्युइनली मन है। लीडरशिप के लिए भी ऑफ कोर्स, लीडरशिप के लिए मैं ये कहूँगा, लीडरशिप एक बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है ऑल टुगेदर। बिकॉज एक लीडर कौन होता है, आप ये सोचिए। जनरली जब हम लोग लीडरशिप के बारे में सोचते हैं, हम लोग के दिमाग में एक सीन आता है कि एक इंसान है और बाकी सारे लोग बस उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। व्हेयरएज इन रियलिटी लीडरशिप का एक वो मतलब हो सकता है, बट उससे भी बड़ा एक मतलब होता है टीम प्लेयर होना। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप एक टीम प्लेयर हो। एक लीडर वो होता है जो कि अपनी ग्रोथ पे तो चलो फोकस करता ही है, बट वो अपनी टीम की ग्रोथ पे भी फोकस करता है। वो अपनी टीम को डायरेक्ट करने पे भी फोकस करता है इन द राइट पाथ,
अगर आप एक गोल के साथ काम कर रहे हो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है ना, आपको 4 इंटर्न्स दिए गए, इसका मतलब ना तो ये है कि पूरा काम आपने खुद कर लिया, ना तो ये है कि पूरा काम आपने उन पे थोप दिया, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो। इस सिचुएशन में एक अच्छा लीडर वो होगा जो कि अपना काम भी कर रहा है, अपने इंटर्न्स को गाइड भी कर रहा है, एंड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने टीम को राइट डायरेक्शन में गाइड करने पे भी फोकस करता है, एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखता है। बिकॉज एक लीडर के लिए बहुत ही जरूरी ये है कि वो कभी भी एरोगेंस में ना हो कि कैसे ही वो अपनी इनसाइट दूसरों के साथ शेयर करे। इट हैज टू बी समथिंग जो कि एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ कि मैं गाइड करना चाहता हूं, मैं मेंटोर करना चाहता हूं। अब जैसे अगर मैं अपने उदाहरण दूं, आपने सेशन की स्टार्टिंग में बोला था कि एज अ यूथ मेंटोर आई वर्क, सो इन दैट कैपेसिटी मैं करता क्या हूं, मैं सेशंस और वर्कशॉप्स देता हूं दुनिया भर के युवाओं को, दुनिया भर के लोगों को, कि वो भी अपनी किताबें कैसे लिखें, वो भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बिल्डअप करें। क्योंकि एज अ ग्लोबल लीडर, एज अ ग्लोबल यूथ मेंटोर, मेरा दायित्व ये है कि मैं उस सकारात्मक इम्पैक्ट को बनाते हुए गाइड करूं ऑडियंसेस को। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज लीडरशिप मोर देन एनीथिंग एल्स। सो बस हम आपसे आखिरी में केवल एक छोटा सा सजेशन ये चाहते हैं कि आजकल के जो युवा हैं, मतलब एज ए हमारे स्टूडेंट भाई हैं जो 16-17 ईयर्स के आसपास हैं और वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं जी, सो उन्हें थोड़ा गाइड कीजिए कि वो कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने आप को आगे लाएं, पब्लिक स्पीकिंग का जो जाने में है, तो वो जो चाहते हैं वो होए। तो एक बार थोड़ा सा सजेशन। एब्सोल्युटली देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में एक युवा होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी बात ये है, बिकॉज you are surrounded by so many options, you are surrounded by so many opportunities जिनको आप genuinely utilize कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि आप दुनिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप अपने आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आजकल के युवाओं के साथ एक जो छोटी सी दिक्कत हमको देखने को मिलती है वो ये है कि वो दुनिया के पर्सपेक्टिव पे, यानी कि दुनिया वालों का उनके बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, सिर्फ इस बात पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं इन कंपैरिजन कि उनका अपने बारे में क्या मानना और सोचना है। जैसे सेशन की स्टार्टिंग में हमारी बात हो रही थी कि अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है, उस प्रोसेस में एक जो बहुत ही जरूरी बात आपको याद रखना है वो ये है, जब आप अपने पे विश्वास रखते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि हमने कम्युनिकेट भी किया था सेशन की स्टार्टिंग में, अपने साथ एक वार्तालाप करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी और अपने पोटेंशियल को आप एनकरेज करते हैं, तब जाके कहीं आप आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि दुनिया भर आपको एनकरेज और अप्रिशिएट करे, बट एक्चुअल एनकरेजमेंट आपको तभी फील होता है जब आप अपने बारे में भी वैसे ही सोचते हैं। तो अपने बारे में एक सकारात्मक माइंडसेट को डेवलप कीजिए, अपने आप को भी थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए जितना कि आप काइंडली दुनिया के साथ बात करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फोकस करिए अपने भीतर जो दुनिया है उस पर, मोर देन आपके अराउंड जो दुनिया है उस पर। एंड बस आगे बढ़ते रहिए, एंड आशा करता हूँ कि आज की हमारी इस कन्वर्सेशन में कुछ सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। सो इसी के साथ आज हम ये अपना पॉडकास्ट सेशन समाप्त करते हैं। जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चीज़ जो आज हमें इंस्पिरेशन मिली है वो शायद ही हमें कहीं और ना मिले। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि जीवन में कुछ करना, तो ये पॉडकास्ट आज स्पेशली उन लोगों के लिए जरूरी है। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।